की जो सोच है वह कलुषित है। वो कुछ करना ही नहीं चाहते। उनको पता है कि हम जब चुनाव आएगा तब हम इनको हिंदू मुसलमान में बांट देंगे और पिछड़े वर्ग के वोटों को हम फ्री में ले लेते हैं। उनके सारे अधिकार छीने जा रहे हैं, उनका आरक्षण समाप्त कर दिया गया, उनको जो भागीदारी दिए जाने की बात थी वो समाप्त कर दी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी पिछड़े वर्ग के नेताओं को पता नहीं इस देश में कहते हैं हिंदुत्व को लेकर के कितना मोह है, जिसके चलते वो सब गलती करते जा रहे हैं। तरीके से मानसिक गुलाम बना रखा है पिछड़े वर्ग के लोगों को। उनको हिंदुत्व का जो घुट्टी पिला रखा है उन्होंने, उसके चलते पिछड़े वर्ग के लोगों को लगता है कि जैसे सबसे बड़े योद्धा जो है, धर्म के सबसे बड़े योद्धा वही हैं। उनको उसकी ओट में ये कतई दिखाई नहीं देता है कि उनका नुकसान क्या हो रहा है। वर्ग के लोगों को अपने दोस्त दुश्मन का समझ नहीं आया हुआ है। जब हम आबादी के अनुपात में देश के विकास में हिस्सेदार हैं, आबादी के अनुपात में हम टैक्स देते हैं, आबादी के अनुपात में हम वोट देते हैं और आबादी के अनुपात में हर चीज में हम हिस्सेदारी करते हैं, तो फिर आखिर हमको आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी देने में दिक्कत कहां है? यानी शर्म की बात है कि जिस देश के भीतर 82 करोड़ लोग अभी केवल सरकार के दान पर, यानी सरकार के महीने भर के राशन पर जीवित हैं, उससे ज्यादा शर्म की बात किसी देश के लिए क्या हो सकती है? जी, ये बताइए आप, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें और केंद्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी बैकवर्ड नेताओं की बीजेपी में अच्छी खासी पकड़ है, केंद्र में भी है, और बैकवर्डों ने, दलितों ने वोट भी दिया है। और यही दो वर्ग है जो सबसे ज्यादा जाति जनगणना की बात करता है। और इनका, बैकवर्डों का कहना है, दलितों का कहना है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, और इन लोगों ने सबसे ज्यादा वोट भी दिया। तो बीजेपी आखिर क्यों जाति जनगणना नहीं करा रही है? और जबकि सबसे बड़े नेता जो जाति कहा भी जाता है पिछड़े वर्ग के, वो बीजेपी के अंदर है और कहते हैं कि पिछड़ा वर्ग जो है वो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, मगर बीजेपी उनकी बात क्यों नहीं मान रही है फिर? देखिए, बीजेपी एक सोची समझी रणनीति के तहत चल रही है। उन्होंने इन लोगों को सदियों से एक तरीके से मानसिक गुलाम बना रखा है पिछड़े वर्ग के लोगों को। उनको हिंदुत्व का जो घुट्टी पिला रखा है उन्होंने, उसके चलते पिछड़े वर्ग के लोगों को लगता है कि जैसे सबसे बड़े योद्धा जो है, धर्म के सबसे बड़े योद्धा वही हैं। उनको उसकी ओट में ये कतई दिखाई नहीं देता है कि उनका नुकसान क्या हो रहा है। उनके सारे अधिकार छीने जा रहे हैं, उनका आरक्षण समाप्त कर दिया गया, उनको जो भागीदारी दिए जाने की बात थी वो समाप्त कर दी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी पिछड़े वर्ग के नेताओं को पता नहीं इस देश में कहते हैं हिंदुत्व को लेकर के कितना मोह है, जिसके चलते वो सब गलती करते जा रहे हैं। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो जाति जनगणना का प्रश्न, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे दूसरी स्टेट का हो, और जो बार बार उठाया जाता है, पंचायती राज विभाग में प्रतिवर्ष कहते हैं लोगों का डाटा होता है, प्रत्येक परिवार का डाटा होता है, उसमें जाति भी होती है, उसमें धर्म भी होता है, उसमें सारा उल्लेख होता है। यदि कोई स्टेट कहते हैं इस सर्वे को करना चाहता है या जनगणना कराना चाहता है, उसके लिए कतई मुश्किल नहीं है। वही तंत्र है, वही तंत्र चुनाव में भी कहते हैं वो करता है, वही जनगणना में काम आता है, वही कहते हैं पंचायती राज के डाटा पर भी काम करता है। लेकिन यह चूंकि उनका मूल रूप से उनके मन में नहीं है, उनकी जो सोच है वह कलुषित है। वो कुछ करना ही नहीं चाहते। उनको पता है कि हम जब चुनाव आएगा तब हम इनको हिंदू मुसलमान में बांट देंगे और पिछड़े वर्ग के वोटों को हम फ्री में ले लेते हैं। अब पिछड़े वर्गों के नेतृत्व की परेशानी है, वो अपने अपने तरीके से केवल अवसर तलाश रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने दोस्त दुश्मन का समझ नहीं आया हुआ है। जब हम आबादी के अनुपात में देश के विकास में हिस्सेदार हैं, आबादी के अनुपात में हम टैक्स देते हैं, आबादी के अनुपात में हम वोट देते हैं और आबादी के अनुपात में हर चीज में हम हिस्सेदारी करते हैं, तो फिर आखिर हमको आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी देने में दिक्कत कहां है? दिक्कत यही है केवल कि वो आपको हिस्सेदारी देना ही नहीं चाहते। और यह सब आरएसएस और बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। आरएसएस का जो बंच ऑफ थॉट है उसमें साफ तौर पर कह दिया गया है कि भाई किसी भी तरह से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जातियों के लोग हैं, जनजातियों के लोग हैं, उसमें लिखा है साफ तौर पर कि भाई इनको केवल उस पर रखना है, खाने पर रखना है। और उसी के प्रक्रिया में आप देखिए, उसमें लिखा है कि कहते हैं पूरे देश में एक नेतृत्व होना चाहिए, तानाशाही प्रवृत्ति का नेतृत्व होना चाहिए भारत के अंदर। यहाँ जो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये उनके समझ में नहीं आती है। उसके बाद उसके आगे कहते हैं सारी जो देश की संपदा है वो 2-3 परिवारों में होनी चाहिए जो यहाँ के शासक के नियंत्रण में रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई कहते हैं यहाँ के लोगों को इतना कहते हैं आर्थिक रूप से कमजोर रखना है कि जो केवल दिन भर अपने भोजन के बारे में ही सोचते रहे, उन्हें इस तरह का आंदोलन करने का मौका ही न मिले, इस तरह से अपने भविष्य के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिले। तो आप देखिए एक एक स्टेप पर वही काम कर रही है।
बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने लगातार कहते हैं अपने संविधान में परिवर्तन करना चाहते हैं, वो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था खत्म करना चाहते हैं, वो धीरे धीरे करके वो लगातार कहते हैं एक ही व्यक्ति को सत्ता में बनाए रखने के लिए तानाशाही प्रवृत्ति की ओर जा रहे हैं। वो दूसरे स्तर पर उन्होंने क्या किया कि सत्ता में आते ही अपने दो चार जो सेठ परिवार हैं जिनको अडानी अंबानी कहा जाता है, या और भी एक दो तीन परिवार और जोड़ दीजिए उसी में, उनके इर्द गिर्द पूरी संपदा दे रहे हैं। सरकारी पैसा है, बैंकों का पैसा, हमारे टैक्स का पैसा है, लेकिन उन बैंकों से उनको कर्ज दिला करके और बड़ी बड़ी संसाधन पूरे देश के उन्हीं को बेचे दे रहे हैं। यानी जब एक दिन ऐसा बनाना चाहते हैं कि सब कुछ उन्हीं के नियंत्रण में रह जाए, आदमी केवल कटोरा लेकर उनके सामने खड़ा रहे, और वो उन्होंने कर दिया है। जिस देश की 135 करोड़ आबादी में से 80 करोड़ लोग या 82 करोड़ लोग सिर्फ 500 रुपए का राशन पा करके मतलब महीने भर का अपना जीवन यापन करते हैं, उनके पास न कोई रोजगार है, न उनके पास उसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था है, न उनके पास घर है, न उनके पास मकान है, तब उन ऐसे लोगों को वो केवल भोजन दे रहे हैं, भोजन देने की ऐसी प्रवृत्ति डाल रहे हैं कि बिल्कुल उनको मेहनत करने की आदत ही खत्म हो जाए और अपने से वो कमा कर खा ना सकें, केवल निर्भर रहे किन लोगों पर जो उनको महीने में 500 रुपए का राशन देंगे, और उसके बदले वो वोट ले लेते हैं। वोट ले लेने के बाद वो फिर पूर्ण बहुमत दिखाते हैं। ऐसे कहते, अब इस जो आम आदमी है पहले वो अपने बच्चों के और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जागरूक होता है और वो उसकी जद्दोजहद में लगता है। अब उसको इन्होंने कहते पर हर महीने इनके चुनाव चलते रहते हैं, पूरे 5 साल इनके चुनाव चलते रहते हैं और ये लगातार उसमें कहते उस स्कीम को बढ़ाते जा रहे हैं। यानी शर्म की बात है कि जिस देश के भीतर 82 करोड़ लोग अभी केवल सरकार के दान पर यानी सरकार के महीने भर के राशन पर जीवित हैं, उससे ज्यादा शर्म की बात किसी देश के लिए क्या हो सकती है? आत्मनिर्भर देश बन रहा है, देश आत्मनिर्भर बन रहा है। बीजेपी का दावा है कि देश इसी तरह आत्मनिर्भर बन रहा है, नहीं कटोरा लेकर के आत्मनिर्भर बन रहा है। उसको कहते हैं अब किसी की निर्भरता की जरूरत नहीं है, मोदी जी देंगे तब वो खाएगा, मोदी जी देंगे तो अब खाएगा, और उसको किसी तरह के और अभ्यास की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सारा अभ्यास करने का काम, मेहनत करने का काम, क्रय विक्रय का काम वो सब कहते हैं अडानी और अंबानी के हाथ में है। जितने भी तंत्र हैं, जितने भी सरकारी महकमे हैं, सरकार सब कुछ बेचा जा रहा है। बीजेपी ये कह रही है कि जो देश है उसकी आर्थिक स्थिति इतनी बढ़िया हो गई कि 6 से 5वें नंबर पे पहुंच गया और जो देश हमें गुलाम किया था उससे भी आगे पहुंच गया। देखिए, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति किस पर निर्भर करती है? पर कैपिटा इनकम पर निर्भर करती है, ठीक है ना? ये जो ज्ञान बताते हैं आप, जरा 135 करोड़ लोगों की जो कुल आबादी है उसकी पर कैपिटा इनकम क्या है, वो अगर आप कहते हो सूची में देखेंगे, जिनको देशों की सूची कहते हैं, उसमें ये 150 के बाद खड़े होंगे। लेकिन वो पर कैपिटा के बजाय टोटल ग्रास जो इनकम है उसको कहते हैं, मतलब जो यहाँ की जीडीपी है उसको दिखा करके कहना चाहते हैं कि नहीं हमारा देश कहते हैं 5वें लेवल पर जा रहा है। 5वें लेवल तो हम आबादी में भी तो उतने लोग हैं। अब किसी देश की आबादी अगर 1 करोड़ होगी और वहां कहते हैं हमारे जितनी परिसंपदा होगी उनके पास, तो आप सोचिए उनकी पर कैपिटा कितनी इनकम होगी। लेकिन जिसकी आबादी 135-40 करोड़ है उसकी पर कैपिटा इनकम क्या होगी? ये मतलब इससे ज्यादा आप क्या पैमाना नापना चाहते हैं कि यहाँ के 82 करोड़ लोग, मतलब ये मोदी के कहने, पीएम मोदी के कहते कथन के मुताबिक, ये और जो उनके कहते संसाधन है, जो भी मीडिया के लोग हैं उनके कथन के मुताबिक अगर 82 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है और उस पर वो निर्भर है पूरे महीने पर भोजन के लिए, और उसके लिए उनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनके पास भविष्य की कोई परिचय वो नहीं है, समझ नहीं है, उसके बाद ऐसे देश को 135 में से 82 करोड़ लोग जिनके पास कुछ आर्थिक साधन ही नहीं है, यानी एक तरीके से वो भिखारी हैं, उसके बाद भी कहते हैं हमारा देश के जो सत्तासीन लोग हैं वो इस पर गर्व कर रहे हैं कि नहीं वो 5वीं अर्थव्यवस्था बने जा रहे हैं। तो इसका इनकी सोच पर तरस आता है।